महामारी के दौरान हमने देखा जिन जनपदों के बारे में हम सोचते थे कि कैसे यहां कार्य होगा, उन जनपदों ने भी जब SCPGI से, KGMU से और RML से हम लोगों ने उन्हें टेली कंसल्टेशन के साथ जोड़ा, वर्चुअल ICU के साथ जोड़ा, मुझे देख के आश्चर्य हो रहा था कि वह भी उतना ही अच्छा कार्य कर पा रहे थे जितना अच्छा कार्य हमें यहां देखने को मिला। मेधा की कहीं कमी नहीं है, केवल उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, सही रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। और ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोग कहते थे यहां नहीं हो पाएगा, यहां मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाएगा। आज कैसे बन गए? हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हर जनपद मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है, पैरामेडिकल का भी संस्था वहां पर खड़ा करने की तैयारी हो रही है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्वालिटी QCI को उसके साथ जोड़ा गया है और वह निरंतर। आज कैसे बन गए? हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हर जनपद मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है, पैरामेडिकल का भी संस्था वहां पर खड़ा करने की तैयारी हो रही है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्वालिटी QCI को उसके साथ जोड़ा गया है और वह निरंतर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, उसकी सराहना हो रही है। जो कार्यक्रम हमने यहां उतारा, आज उसको भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर लागू करने के लिए कहा है। मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश ने अक्टूबर 2022 में यहां लागू किया, आज पूरे देश के अंदर उसको लागू करने की कवायद प्रारंभ हो गई। यानी दिखता है कि हम सही रास्ते में हैं और ये नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम हमारे लिए प्रधानमंत्री जी के मिशन रोजगार के साथ भी जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने तय किया है कि हर व्यक्ति को लिए कठिन होता है कि हम सरकारी क्षेत्र में हर व्यक्ति को नौकरी दे पाएंगे, लेकिन सरकारी क्षेत्र में जितनी भी नियुक्तियां होंगी उन सबको लेकर के जो खाली होंगी उन सबको भी हम लोग लगातार भर्ती की प्रक्रिया को जोड़े हुए हैं। और जैसे अभी पाठक जी बता रहे थे कि 6 साल हुए हैं गवर्नमेंट की, 6 लाख सरकारी नियुक्तियां हम लोगों ने, लेकिन 6 लाख नियुक्तियों के साथ साथ हर वर्ष पिछले 6 वर्ष के दौरान हम लोगों ने 12 से 15 लाख निजी क्षेत्र में भी नौकरी की संभावनाओं को वहां विकसित किया और उसके लोगों को वहां नौकरी और रोजगार। आप अनुमान कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, हम लोग जब आए थे 2017 में, अनएम्प्लॉयमेंट यूपी का 19 के आसपास था, और आज लोग इस बात को लेकर आश्चर्यचकित होते हैं कि आज यूपी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 रोजगार की संभावनाएं, नौकरियां बढ़ी है। दूसरा, पारदर्शी तरीके के साथ हर व्यक्ति को नौकरी की संभावनाओं के साथ जोड़ने का कार्य भी किया गया। कोई भेदभाव नहीं, अगर योग्य है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसे वंचित नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रतिभा को उसकी जाति, उसके मत, उसके मजहब के आधार पर उसके साथ भेदभाव होना इस समाज के साथ भेदभाव है और समाज के विकास को बाधित करने जैसा। और पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कितनी भी नियुक्तियां हम लोगों ने की, बड़ी बड़ी नियुक्तियां की। अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 1,64,000 से अधिक भर्तियां हमने की और कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। बेसिक शिक्षा परिषद में 1,26,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, कोई उंगली नहीं उठा सकता। माध्यमिक शिक्षा में 40,000 से अधिक भर्तियां थी, कोई उंगली नहीं उठा सकता। उच्च शिक्षण संस्थानों में, टेक्निकल एजुकेशन के संस्थानों में, स्वास्थ्य विभाग में
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, इन सभी में नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न करने का कार्य हुआ है। और जिसके कारण तात्कालिक रूप से कोई व्यक्ति कोर्ट में गया होगा, कोर्ट ने मेरिट के आधार पर सुनवाई करके अंततः फैसला हमारे पक्ष में किया, हमारे आयोग या बोर्ड के पक्ष में किया। और परिणाम है कि हम लोगों ने 6 लाख से अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को अब तक संपन्न किया है। और हम लोगों ने तय किया है कि हर वर्ष 1 लाख सरकारी नियुक्तियां और 12 से 15 लाख निजी क्षेत्र की नियुक्तियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। आज नई नई चिकित्सा विधाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे थे तो उस समय हमारी टीम मंत्री समूह की टीम दुनिया के अलग अलग देशों में गई थी विजिट करने के लिए, प्रदेश में निवेश को आमंत्रित करने के लिए गई थी। तो यूएस में भी एक टीम हमारी गई थी। वहां पे हमें एक प्रस्ताव मिला। उन्होंने कहा साहब हम यूपी में एक निवेश करना चाहते हैं और वह हमारा चैरिटी होगा। तो मुझे वहां से टीम ने फोन किया, कहा कि लोग चाहते हैं। मैंने कहा लोग रहने वाले कहाँ थे? तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के। मैंने कहा करना चाहते हैं तो इनको बोलो एक बार यूपी आकर के विजिट करें, क्योंकि वहां पे रह करके बहुत बार होता है कि यूपी की जो पहले की 17 के पहले की तस्वीर थी उसी को लोग भ्रम में होंगे। एक बार ये हमारे संस्थानों को देखें और तब अगर ये हमें सहयोग करना चाहेंगे तो हम लोगों को फिर सुविधा होगी। हमने हाँ नहीं कहा, हमने कहा वे आकर एक बार देखें। वे आए, मैंने उनको यहाँ पीजीआई के डायरेक्टर साहब के पास भेज दिया और वे लोग यहाँ पर आए और यहाँ पीजीआई में 500 करोड़ रुपए का वे सहयोग करने जा रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्वास नहीं होता था, आज मैं देखता हूं हर जनपद में हमारे पास लोग आते हैं, हम भी साथ सहयोग करना चाहते हैं। कोई कहता हम टेली कंसल्टेशन में सहयोग करना चाहते हैं, कोई कहता स्मार्ट क्लास में हम सहयोग करना चाहते हैं, कोई कह रहा है कि साहब हम लोग गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा सुदृढ़ करने में हम योगदान देना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्र में हर व्यक्ति सहयोग करने को तत्पर दिखाई देता है। ये चीजें दिखती हैं कि पहले हम सहयोग नहीं देना चाहते थे, आज सहयोग दे रहे हैं तो उनको दिखता है। जब हमने स्वयं अपने सामर्थ्य से कुछ किया है तो सहयोग देने वाला भी कहता है कि साहब जहां हम करने जा रहे हैं अच्छी जगह है और ये इसका सबसे सार्थक होगा कि पैसे का सही सदुपयोग लोग कर पाएंगे। ऐसी पीजीआई ने जो अपना एक स्टैंडर्ड तय किया है, मुझे लगता है कि प्रदेश भर के सभी चिकित्सा संस्थान को अपने उस स्टैंडर्ड को बना करके अगर वे उस व्यवस्था को कायम रखेंगे तो जन विश्वास का प्रतीक है। और मुझे लगता है कि जन विश्वास का खड़ा उतरना आज के दिन की सबसे बड़ी चुनौती है। कोई व्यक्ति अचानक इधर उधर नहीं भागता है। आपका जो क्षेत्र है, पैरामेडिक्स का जो क्षेत्र है, नर्सिंग का जो क्षेत्र है, बहुत पवित्र क्षेत्र है, सेवा का उत्तम उदाहरण है। लेकिन इसमें सबसे पहला आपका व्यवहार निर्भर करता है। याद रखना, मरीज का आधा उपचार तो आपके व्यवहार से होता है। आधा वह दर्द भूल जाएगा, आधा वह अपनी बीमारी भूल जाएगा अगर आपने उससे सदव्यवहार से बात किया और सही चीज बताई। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी बता रहे थे ना यहाँ पे भी कि मरीज जब आएगा स्वाभाविक रूप से तनाव में होगा। एक तो बीमारी का तनाव, दूसरा पता नहीं कितना खर्च होगा इसको लेकर के, क्योंकि बीमारी तो अचानक आती है।
बता के नहीं आती है, और जब आती है तो वो ये नहीं बताती कितना खर्च होना है। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के लिए या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए वो एक अतिरिक्त बोझा होता है। अलग विषय सरकार इसमें सहयोग कर रही है आयुष्मान भारत के माध्यम से, या फिर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से, या मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम लोग बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब तक वो सहायता मिलती है तब तक तो कुछ देर तक खर्चा उनके ऊपर ही आता है। उस तनाव में उसका व्यवहार कभी कभी चिड़चिड़ा हो सकता है बीमारी के नाते भी, और जो नया आर्थिक बोझ आ रहा है उसके नाते भी। उन स्थितियों में उसकी पीड़ा को समझते हुए पूरे धैर्य के साथ अगर हम उससे बातचीत करते हैं और उसको आश्वस्त करते हैं कि ठीक हो जाओगे, कोई समस्या नहीं, हिम्मत से काम लो, और बहुत अच्छे ढंग से उसके साथ बातचीत अगर आपने करना प्रारंभ किया, आधी से अधिक बीमारी उसकी अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो वो बीमारी तो शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। बहुत सारी बीमारियों का उपचार तो मनोवैज्ञानिक तरीके से होता है, और एक मनोवैज्ञानिक के रूप में आपको उस मरीज के साथ व्यवहार करना है। अगर आप उस मरीज को पहले बोलेंगे तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, तुम गंदे रहते हो, या तमाम प्रकार से बातें करोगे, तो वह ठीक होने वाला भी होगा तो भी या तो वैसे मर जाएगा, नहीं तो वह छोड़ करके भाग जाएगा वहां से कि जब मरना है तो अपने घर में मरूंगा, क्यों मैं आपके यहां मरूंगा। और इसलिए कभी भी उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमारा व्यवहार उसके प्रति बहुत सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, अपनत्व भरा होना चाहिए, भावनात्मक एक झलकना चाहिए उसके मन में। आपका व्यवहार उसको सदैव इस रूप में दिखना चाहिए, जब कभी भी उसको संकट आए तो आपका चेहरा उसके सामने नजर आए कि उन्होंने मुझे वहां पे कितना अच्छा मेरा उपचार किया कि मैं ठीक होकर के आ गया, मुझे नया जीवन मिल गया। ये भाव और ये व्यवहार आपका होना चाहिए, और ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। नौकरी प्राप्त करना आपके जीवन का ध्येय था, आपने प्राप्त किया। आपको एक प्रतिष्ठित संस्थान मिल रहे हैं, SCPGI, RLL, शैक्षणिक आयुर्विज्ञान संस्थान या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपको जगह जगह आपको नौकरियां मिल गई हैं, आप काम कर रहे हैं। आपको एक अवसर है इस क्षेत्र में अपने को बेहतर साबित करने का, लेकिन उसकी प्राथमिकता होगी अपने क्षेत्र में कार्य की दक्षता के साथ साथ कोई चीज नहीं आती है अपने सीनियर से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने व्यवहार को ठीक रखना, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना, और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खो करके आप अगर कार्य करते हैं तो आप अपने क्षेत्र के साथ भी न्याय करेंगे, चिकित्सा व्यवस्था के साथ भी न्याय करेंगे, और स्वाभाविक रूप से आपकी प्रतिष्ठा अपने संस्थान में भी बनेगी, और एक आम मरीज भी आपके प्रति विश्वसनीय बना रहेगा, सदैव बना रहेगा। और इसीलिए आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनेगी कि अब आपको अपने आप को साबित करना होगा, और उस से जहां भी चिकित्सा संस्थान आप लोगों को अपनी ड्यूटी देता है, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वहां पर कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने, भारत को हमें आरोग्यता के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना है, तो सबसे बड़ी आबादी के राज्य में हमें इस लक्ष्य को पहले प्राप्त करना होगा। देश की आबादी का यानी 17-18% लोग तो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, इतनी बड़ी आबादी यूपी में है, और यह देश के अंदर विभिन्न मानकों को तय करती है, और उसके सामने हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनमें हम भी अपना योगदान दे सकें। एक नागरिक के नाते
स्वास्थ्य विभाग के एक अभिन्न हिस्सा होने के नाते, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अभिन्न हिस्सा होने के नाते, एक चिकित्सा संस्थान का अभिन्न हिस्सा होने के नाते अपने चिकित्सा संस्थान की छवि को ध्यान में रखते हुए हमें उस मानक पर अपने आप को खरा उतारने के लिए तैयार करना होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं देख रहा था आरएमएन के यानी 16 वर्षों के बाद 16-17 वर्षों के बाद पहली बार वहां भर्ती की प्रक्रिया हुई है। यानी सरकारें आती गई, बनती गई, बिगड़ती गई, लोग भूल ही गए कि ये आरएमएल भी उत्तर प्रदेश में अक्सर देखता था, वहां पे अक्सर मेरे पास शिकायत आती थी। लेकिन अच्छा हुआ भर्ती की प्रक्रिया को सकुशल ढंग से आगे बढ़ा करके इसको पूरा किया। पीजीआई में भी या आयुर्विज्ञान संस्थान से कई हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और अभी तो ढेर सारी और नियुक्तियां होने जा रही है। मुझे लगता है 55 से 60 हजार नई नियुक्तियों की प्रक्रिया से के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग पूरी तत्परता के साथ इन प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे जो नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं कुछ इस सत्र में प्रारंभ होंगे, कुछ अगले सत्र में प्रारंभ होंगे, इन सब में प्रक्रियाएं बढ़नी, तो चीजें आगे बढ़नी। आप में से बहुत सारे ने बीएससी नर्सिंग किया होगा, आप बीएससी नर्सिंग तक इसी में पकड़ एमएससी नर्सिंग के लिए आगे प्रयास करें और ज्ञान को जितना विस्तार दे सकते हैं देने के लिए तैयार हैं। और आपके पास चिकित्सा संस्थान है, आपको दोनों प्रकार से अपने आप को जोड़ना होगा। मैं मेडिकल एजुकेशन से भी कहूंगा कि बीएससी नर्सिंग के बाद उन्होंने प्रारंभिक जानकारी दे दी, एमएससी के लिए आवश्यक नहीं कि रेगुलर क्लास करें, सायकालीन सत्र में उनके लिए अलग से क्लास करें, कुछ वर्चुअल क्लासेस की व्यवस्था करें, जिससे उनकी तैयारी सर्विस के साथ बहुत इसके साथ हमें तकनीक का भी उपयोग करना होगा, क्योंकि बाहर परिवार महंगी फीस देने में सक्षम नहीं होता और फिर एक समय के बाद हर बच्चे की कोई तमन्ना रहती है कि मैं अब अपने माँ बाप पे क्यों आश्रित हूं, अपने पैरों पर खड़ा होकर के कमाऊंगा, फिर अपनी पढ़ाई को जारी। और मुझे लगता है, मैंने देखा है साउथ में, मैं इस बात को अक्सर महसूस करता हूँ कि वे बच्चे जब नर्सिंग बीएससी नर्सिंग उन्होंने किया, उसके बाद अलग अलग जगह सर्विस करते हैं, फिर वहीं से रह करके कोई एमएससी करता है, कोई पीएचडी करता है, कोई आगे बढ़ करके फिर अपने कैरियर को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा लेता है। और ये फील्ड एक ऐसा है जिसमें नौकरी की कमी नहीं है, कहीं भी आपको मिल सकता है, लेकिन आपको अपने क्लिनिकल जॉब को भी उतनी मजबूती के साथ करना होगा, लेकिन साथ साथ उस विषय के बारे में भी आपकी उतनी मजबूत पकड़ होगी और उसके लिए अपने आप को सदैव तैयार रखना, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने के लिए अपने आप को तैयार रखना, अपने व्यवहार को जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना कूल बन सकते हैं, सुनना सबकी बात, आराम से सुनना, गुस्सा घर में उतारिए, लेकिन मरीज के हर गुस्से को सामना करना, फेस करना है। हम लोग सुनते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं तो 10 प्रकार की बात करता है, लेकिन हम लोगों को सुनना होता है। मैं जनता दर्शन में मिलता हूँ लोगों से, 300-400 लोगों से मिलता हूँ और बहुत बार लोग बड़ी अजीब सी बात कर लेते हैं, लेकिन हमें सुनना होता है और शांति से हम उनकी बात को सुनते हैं, क्योंकि उसकी पीड़ा या तो उसको जानकारी नहीं है वास्तविकता की, हमारे तंत्र ने उसको जानकारी नहीं दी है और वह आया है, तो हमें उसकी बात को सुनना पड़ेगा। हम उसकी बात को सुनते हैं और फिर मेरिट के आधार पर उसका समयबद्ध तरीके से विस्तार करने के लिए आदेश भी जारी करते हैं, भाई इसका मेरिट के आधार पर समाधान। बहुत बार मैं देखता हूँ कि अधिकारी कर्मचारी उसको हटाने हमने तो मैं उसको बोल दिया, अगर वह अब भी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा, उसको अपनी बात रखने का एक बार अवसर दो, और जब वो एक बार आपके सामने अपनी पीड़ा को रख देगा तो आधी समस्या और आधी बीमारी उससे दूर होगी। आपका व्यवहार उसको एक भावनात्मक कर सकता है और वह मरीज अपने आप ही अच्छे ढंग से
अच्छे स्वास्थ्य की ओर, आरोग्यता को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसलिए इन सभी बातों को आप सदैव ध्यान रखेंगे। आप सबके चयन के लिए मैं आपको, आपके माता पिता और अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जिस संस्थान में आपको नियुक्ति दी है, उस संस्थान की गुणवत्ता को बनाए रखने में आप सब निरंतर अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बढ़ते पोल्यूशन और